समायरा गहरी नींद में थी जब कबीर कमरे में आया। उसने धीरे से उसके चेहरे से बाल हटाए और कंबल उसके ऊपर ओढ़ा दिया। समायरा की आदत थी सोते वक्त कंबल लात मारकर हटा देने की, और कई बार ऐसा हुआ कि कबीर भी बिना कंबल के रह गया। अगली सुबह जब समायरा उठी, उसने देखा कि कबीर उसकी ड्रेस चुन रहा था। ये तो थोड़ा ज्यादा फैंसी है, सिर्फ डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए, है ना? उसने मुस्कुराकर कहा। मैंने सोचा था रात को बता दूंगा, लेकिन तुम सो चुकी थी जब मैं आया। तुम्हारे चेकअप के बाद हमें मेरे बैंकर और उसकी पत्नी के साथ लंच पर जाना है। मैं पेरिस में एक नया होटल बना रहा हूँ, तो ये एक तरह की बिजनेस मीटिंग होगी। क्या तुम्हारे पास पहले से ही काफी होटल नहीं है? समायरा ने हैरानी से पूछा। हैं, लेकिन ये सबसे आलीशान होटल होगा, कबीर ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। बिस्तर से उठकर समायरा नहाने चली गई और कबीर नीचे उसका इंतजार करने लगा। हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद दोनों डॉक्टर के पास पहुंचे। वहां उन्हें तुरंत ही अंदर बुला लिया गया। उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ा। समायरा ने गाउन पहन लिया और डॉक्टर अंदर आ गए। कबीर पास की कुर्सी पर बैठ गया। उसने साफ कहा था कि वह चेकअप के दौरान अंदर ही रहेगा, और जैसा हमेशा होता था उसकी बात मान ली गई। समायरा चुपचाप लेटी रही। डॉक्टर और कबीर ही बातचीत कर रहे थे। कबीर ने पूछा, मुझे फिर से जानना है, उसका पेट अभी तक दिख क्यों नहीं रहा? क्या ये नॉर्मल है? मैंने जितनी औरतों को देखा है, उनका पेट तो इस समय तक काफी बड़ा हो जाता है। डॉक्टर मुस्कुराए। आपकी पत्नी का ढांचा पतला है, लेकिन बच्चा बिल्कुल ठीक है। हर औरत अलग होती है। कभी कभी 7वें महीने तक भी पेट नहीं दिखता। औरतें सोचती रहती हैं कि बस वजन बढ़ रहा है। क्या आप इसका स्कैन कर सकते हैं? कबीर ने पूछा। थोड़ा जल्दी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो जरूर। मैं अभी अरेंज करता हूँ, डॉक्टर ने कहा और बाहर चले गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। समायरा को अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके बारे में ऐसे बात की जा रही थी जैसे वह वहां मौजूद ही न हो। कुछ देर बाद सफेद लैब कोट पहने एक महिला अंदर आई। हेलो, मेरा नाम रोशनी है। मैं स्कैन करूंगी, अगर आप गाउन थोड़ा ऊपर कर लें। उसने मशीन बिस्तर के पास खींच ली। समायरा के पेट पर ठंडी जेल लगाकर उसने प्रक्रिया शुरू की। कबीर उसके पास खड़ा होकर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रहा। कई मिनट बीत गए। रोशनी चुपचाप स्क्रीन देखती रही और उसका चेहरा गंभीर हो गया। फिर वह अचानक उठ खड़ी हुई। मैं अभी आती हूँ, उसने कहा। रुकिए, मेरे बच्चे को कुछ हुआ है क्या? समायरा घबराकर चीख उठी और कबीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। डॉक्टर अभी आते हैं, रोशनी ने कहा और जल्दी से बाहर चली गई। समायरा ने कबीर की ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ था और उसकी आवाज कांप रही थी। कबीर, अगर बच्चे को कुछ हो गया तो? कबीर का दिल खसक उठा। उसने समायरा को बाहों में भर लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, चिंता मत करो मेरी जान, कुछ नहीं होगा। तभी डॉक्टर अंदर आए। रोशनी उनके पीछे थी। अच्छा, अब देखते हैं मामला क्या है। उन्होंने मशीन के बटन ठीक किए और समायरा से दोबारा लेटने को कहा। स्कैन शुरू हुआ और फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। देखिए, ये रहा आपका बच्चा। छोटा है लेकिन साफ दिख रहा है, उन्होंने स्क्रीन पर इशारा करते हुए कहा। समायरा और कबीर स्क्रीन पर ध्यान से देख रहे थे, लेकिन उन्हें बस एक छोटा सा धब्बा नजर आया जिसे डॉक्टर ने उनका बच्चा बताया। बच्चा, सब ठीक है ना? कबीर ने समायरा का हाथ कसकर थामते हुए पूछा। सब बिल्कुल ठीक है। मुझे खेद है, आपको डराने का इरादा नहीं था। ये मशीन बहुत पुरानी है और ठीक से काम नहीं करती। कबीर का चेहरा गुस्से से तन गया। तो नई मशीन क्यों नहीं मंगाई? डॉक्टर ने असहाय स्वर में कहा। मैंने कई बार अस्पताल प्रशासन से कहा, लेकिन उनका कहना है कि बजट में पैसे नहीं हैं। आप कपड़े बदल सकती हैं मैडम, डॉक्टर ने समायरा से कहा। अगली बार जब आप स्कैन करवाएंगी तो और साफ तस्वीर नजर आएगी। कबीर खड़ा हो गया और डॉक्टर के पीछे पीछे बाहर चला गया। ये मशीन कितने की आती है? कम से कम 2.5 करोड़ रुपए। कबीर ने अपनी जेब से चेकबुक निकाला, तुरंत राशि लिखी और डॉक्टर को थमा दिया। डॉक्टर हैरान रह गया। ये बहुत उदारता है मिस्टर कपूर। कबीर की आंखें ठंडी और गंभीर थीं। उदारता का इससे कोई लेना देना नहीं है। उस घटिया मशीन की वजह से मेरी पत्नी घबरा गई।
उसे लगा हमारे बच्चे को कुछ हो गया है। मैं उसे दोबारा ऐसे डर में नहीं देखना चाहता। ध्यान रहे, अगली बार तक नई मशीन लग जानी चाहिए। गुड डे डॉक्टर। वह मुड़कर वापस समायरा के पास आ गया। जैसे ही वह अंदर आया, समायरा भागकर उसकी बाहों में समा गई। कबीर, मैं बहुत डर गई थी। श्श, सब ठीक है। कबीर ने उसके सिर पर किस किया और उसे और कसकर अपनी बाहों में ले लिया। उसे अब भी उसकी हल्की सी कंपकंपी महसूस हो रही थी। अगर तुम चाहो तो हम सीधा घर चलते हैं, मैं अपनी लंच मीटिंग कैंसिल कर दूंगा। समायरा ने उसकी आंखों में झांका। ये मीटिंग तुम्हारे लिए जरूरी है, हम जाएंगे। कबीर ने उसके ठोड़ी को उंगलियों से पकड़कर किस किया। तुम कमाल की औरत हो, पर ध्यान रहे, अगर तुम थक गई तो हम तुरंत निकल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। समायरा मुस्कुरा दी। रेस्टोरेंट में अरुण, सृष्टि, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। मैं चाहता हूं आप लोग मेरी वाइफ समायरा से मिलें। कबीर ने कहा। जान, ये हैं अरुण और सृष्टि मेहता। औपचारिक परिचय के बाद सब लोग बैठ गए। वेटर ने वाइन लाकर सामने रखी। समायरा ने ग्लास को हाथ से पीछे कर दिया। नहीं धन्यवाद, मेरे लिए नहीं। सृष्टि ने जिज्ञासा से पूछा, अरे आप वाइन नहीं लेती क्या? इससे पहले कि समायरा जवाब देती, कबीर बोल पड़ा, मेरी वाइफ उम्मीद से हैं। वाह, बहुत शुभ समाचार। कितने महीने हो गए? सृष्टि ने उत्साह से पूछा। ज्यादा नहीं, बस 2 महीने से थोड़ा ऊपर, समायरा ने कहा और मुस्कुराते हुए कबीर की ओर देखा। अरुण ने ग्लास उठाते हुए कहा, हमें तो काफी आश्चर्य हुआ था जब पता चला कि कबीर शादी कर चुका है, वो भी एक इंडियन लड़की से। लेकिन सच कहूं, आप बहुत लकी हैं। आपकी वाइफ जवान है और बेहद आकर्षक भी। कबीर बेहद संतुष्ट था यह देखकर कि भले ही समायरा और सृष्टि की उम्र में अच्छा खासा फर्क था, लेकिन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती बन रही थी। मेहता दंपति 50 के दशक के आखिरी सालों में थे। लंच के दौरान औरतें अपनी बातचीत में खोई रहीं, वहीं मर्द बिजनेस पर चर्चा कर रहे थे। बिल कबीर ने चुकाया और सभी बाहर निकल आए। आपकी पत्नी बहुत प्यारी हैं, आपको दोनों को डिनर पर जरूर बुलाएंगे, सृष्टि ने कहा। फिर समायरा की ओर मुड़ते हुए बोली, मैं आपको बेबी फर्नीचर के कुछ पेम्फलेट्स भेज दूंगी। मेरी दोस्त की एक दुकान है, वहां से आपको हर चीज आसानी से मिल जाएगी। अपना ख्याल रखना बेटा। उन्होंने मुस्कुराते हुए समायरा को गले लगा लिया। कबीर ने समायरा के लिए कार का दरवाजा खोला और उसे अच्छे से बैठाकर अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उसका हाथ समायरा के घुटने पर गया। आज मुझे तुम पर गर्व हुआ। तुमने उन्हें इम्प्रेस कर लिया और मुझे अच्छा लगा कि तुमने कुछ इटालियन शब्द भी इस्तेमाल किए। हमारी भाषा तुम्हें जल्दी पकड़ में आ रही है। समायरा अनजाने में मुस्कुरा पड़ी। अरे, इसमें मेरा नहीं, अंटोनियो का हाथ है। वो बहुत धैर्य से सिखाता है। जैसे ही उसने ये नाम लिया, उसे तुरंत एहसास हुआ कि गलती हो गई है। कबीर का चेहरा कठोर हो गया। उसका हाथ घुटने से ऐसे हट गया मानो आग से छू लिया हो। उसके दांत भींच गए। बस यही नाम लेना था तुम्हें, है ना? उसने दबे स्वर में कहा। कबीर, बेवजह गुस्सा मत करो, मैं तो बस यह कह रही थी कि वो पढ़ाने में अच्छा है, धैर्य रखता है। धैर्य? क्योंकि वो तुम्हारे करीब आना चाहता है, तुम्हें पटाना चाहता है। कबीर की नजरें चुभ रही थीं। अब तुम बकवास करने लगे हो। सच में कबीर, तुम्हें अपनी जलन और शक पर काबू रखना होगा। हर बात में शक करना अच्छा नहीं। समायरा ने हाथ बांधकर खिड़की के बाहर नजरें टिका दी। एक प्यारी सी शाम उसने अपने शक से बर्बाद कर दी। कबीर कुछ देर चुपचाप गाड़ी चलाता रहा, फिर एक सुनसान जगह गाड़ी रोक दी। सीट बेल्ट खोलते हुए उसकी ओर मुड़ा। शायद तुम उसके साथ सोना चाहती हो? उसकी आवाज धीमी लेकिन जहरीली थी। उसका हाथ समायरा की जांघ पर गया और ऊपर सरकने लगा। क्या मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाता? समायरा ने तुरंत अपनी सीट बेल्ट खोली, उसका हाथ झटक दिया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। आंसू उसकी आंखों में चुभ रहे थे। वह चलने लगी। तभी कबीर ने उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचा और उसे कार से सटा दिया। मुझे छोड़ो, वह चिल्लाई। कहा ना, मुझे छोड़ो। तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम कहाँ जा रही हो? कबीर ने कड़क आवाज में पूछा। तुमसे जितना दूर हो सकूं उतनी दूर, वह चिल्लाई। कब सीखोगे तुम भरोसा करना?
मैं किसी और के साथ नहीं रहना चाहती। हाँ, तुम मुझे पूरी तरह संतुष्ट करते हो, पर तुम हमेशा सेक्स ही क्यों चाहते हो? अब जब तुम मुझ पर बेवजह शक कर रहे हो, फिर भी तुम्हें वही चाहिए। तुम वह किस्म के आदमी हो जो लड़ाई में ही उत्तेजित हो जाता है। कबीर ने क्रोध में उसे कार और अपने बीच पिन कर दिया। इस बार चेहरे पर आधी मुस्कान उभर आई थी। मैं जलता हूँ जब कोई और तुम्हें ऐसे देखने की हिमाकत करता है। हाँ, लड़ाई से मुझे भी एक अलग तरह की आग लगती है और तुम गुस्से में बेहद सेक्सी लगती हो। उसकी आवाज में अपना एक अजीब सा जुनून था। फिर उसने उसका सिर पीछे किया और होठों से उसका जबरदस्त चुंबन लिया, बोझिल, गहरा, जैसे कोई तूफान। वो जितनी चिल्लाई उतनी ही जल्दी उसका जोर कम होता चला गया। कबीर के होठों की गर्मी, उसकी बाहों की ताकत, सब कुछ उसे पिघला रहा था। वह बिना चेतना के कार के बोनट पर उठाई गई और कबीर उसके बीच खड़े हो गया। उसने उसकी कमर में बाहें डाली और कबीर ने उसे अपने गले से नहीं छोड़ा। उनके होंठ एक दूसरे पर लगातार टिके रहे। कबीर ने धीरे से उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए कपड़े संभाले और अपने आप को और करीब कर लिया। समायरा की सांसें अनियमित हो गईं, उसकी धड़कनें तेज। कबीर ने उसे कोमलता और एक तरह की अधीरता से छुआ। हर स्पर्श में चाहत, हर स्पर्श में दावा। वह उसे गाड़ी के पीछे की सीट पर ले गया और पूरी तरह दोनों एक दूसरे में खो गए। उसका प्यार और उसकी पुकार दोनों एक साथ थे। समायरा ने उसे चूमते हुए उसका हाथ पकड़ा और जैसे ही उसने उसे समेटा, सारी दुनिया, मकान, बेघर से गायब हो गई। कबीर की गति आरंभ में धीमी थी, फिर तेज होती चली गई। हर एक पासिंग पल उन्हें और अधिक मिलाता गया। कुछ ही क्षणों में सब कुछ तीव्र और चमकदार हो गया। समायरा के होठों से खुशी के स्वर निकले और उसके शरीर ने खुशी के साथ प्रतिक्रिया दी। जब वे थमे तो दोनों सांसें थामे थामे एक दूजे के गले लगे रहे। समायरा ने उसकी गर्दन से उसके बाल झाड़ते हुए कहा, क्या तुम कभी मुझ पर भरोसा करना सीखोगे? उसकी आंखों में उम्मीद थी, एक सवाल और एक मांग। कबीर की आवाज नरम हुई, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। फिर उसने रहस्यमय रूप से जो कहा वह उससे भी ज्यादा था, कुछ ऐसा जो उसने शायद खुद से पहले कभी माना ना हो। समायरा ने धीरे से सिर उठाकर उसे चूम लिया। मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि मुझ पर भरोसा कर सकते हो। एक दिन तुम बदल जाओगे। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। उसकी आंखों में ईमानदारी और प्यार चमक रहा था। कबीर ने उसे पास खींचा और जहन में एक तरह का सुकून महसूस किया। एक छोटे से पल के लिए गुस्सा और शक दोनों धुंधलाए जैसे लगे। दोनों वहीं एक दूसरे में लिपटे रहे और समायरा को लगा कि शायद, बस शायद, यह रिश्ते की वही शुरुआत थी जहां से कुछ बदल सकता था। वो उसकी आंखों में देखने लगा और उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठने लगा। हमें अब घर चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। वो उठकर कार का दरवाजा खोलता है, अपनी पैंट ऊपर खींचकर खुद को ठीक करता है। उसने मुड़कर देखा कि वो धीरे धीरे अपनी पैंटी ऊपर खींच रही है और उसकी नजरें उसी पर टिकी हुई हैं। उसे एहसास हुआ कि वो जानबूझकर उसे रिझाने की कोशिश कर रही है, और हाँ, ये काम कर रहा था। वो उसे बेहद सेक्सी लग रही थी। उसने खुद उसके पैर में जूते पहनाए। जब उसकी गर्म हथेलियां उसकी टांगों से टकराईं तो एक सिहरन सी दौड़ गई। दोनों जूते पहनाने के बाद उसने उसे खड़ा किया और उसकी कमर को थाम लिया। तुम मेरे लिए एक रहस्य हो। कैसे? उसने पूछा। उसकी आंखें उसके होंठों पर टिकी हुई थीं। उसे उन होंठों का स्पर्श बहुत पसंद था, हमेशा और चाहत जगा देने वाला। कोई बात नहीं, कभी न कभी मैं तुम्हें समझ ही लूंगा। अभी चलो, तुम्हें घर ले चलूं। घर पहुंचकर वो शॉवर लेने ऊपर चली गई, जबकि वो अपने नए होटल के कागजात में बिजी होने के लिए दफ्तर चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो नीचे आई तो देखा वो अब भी काम में डूबा हुआ है। वो पीछे से आकर उसके कंधे पर झुकी और उसके गाल पर किस किया। तुम बहुत काम करते हो, चलो मेरे साथ डिनर कर लो, तुम खा लो, उसने बिना नजर उठाए कहा। ठीक है। उसने जोर से सांस छोड़ी, जैसे नाराज हो। उसने अचानक उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। मुझे ये फाइल्स खत्म करनी है क्योंकि मुझे कल पेरिस उड़ान भरनी है। तुम बाहर जा रहे हो? उसने पूछा। उसके चेहरे पर उदासी उतर आई। हाँ, मुझे नए होटल की प्रॉपर्टी देखनी है। कितने दिन के लिए जाओगे? उसके लहजे में बेकाबू उदासी थी।
मैंने सोचा था पूरा हफ्ता रुकेंगे, पहले प्रॉपर्टी देख लूंगा, फिर हम दोनों सैर करेंगे। एक तरह से हनीमून समझ लो, क्योंकि हमने अब तक नहीं मनाया। ये सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके चेहरे की उदासी पल भर में गायब हो गई और वो बच्चे जैसी खुशी से चीख उठी। मतलब मैं भी तुम्हारे साथ जा रही हूँ? उसने चमकते चेहरे से पूछा। बिल्कुल। क्या तुमने सच में सोचा था मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाऊंगा? अब तुम डिनर कर लो और फिर सो जाओ। मुझे चाहिए कि तुम आराम कर लो, कल का दिन बड़ा है। मुझे अभी बहुत काम निपटाना है। ठीक है, मैं कुक से कह दूंगी तुम्हारे लिए कुछ भेज दे, लेकिन ज्यादा देर तक मत जागना। उसने उठकर उसे गले लगाया और गाल पर किस किया, फिर उसे काम पर छोड़कर चली गई। सुबह। हमें पेरिस पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? उसने पैकिंग करते हुए पूछा। 2 से 3 घंटे। हमारी फ्लाइट जल्द ही है, क्या तुम तैयार हो? हाँ, बिल्कुल तैयार, उसने कमरे से चिल्लाकर जवाब दिया। पिछली रात जब वो उसके पास बिस्तर पर आया तो वो इतनी एक्साइटेड थी कि सो ही नहीं पाई। बार बार उससे सवाल पूछती रही। वहां क्या देखेंगे? क्या वो उसे म्यूजियम ले जाएगा? कोई म्यूजिकल देखेंगे? उसे शो ट्यून्स गाना बहुत पसंद था। द साउंड ऑफ म्यूजिक, एनी और न जाने कितने। पेरिस पहुंचने पर उन्हें सीधे होटल ले जाया गया। वो होटल भी गैब्रियल का ही था। वहां उसका गर्मजोशी से स्वागत हुआ और पेज को भी आदरपूर्वक रिसीव किया गया। फिर दोनों को उनके स्वीट तक ले जाया गया। समायरा किसी बच्चे जैसी उत्साहित होकर हर कमरे में घूमी, फिर बालकनी में आकर रुक गई। ये नजारा तो कमाल है, उसने कहा जब गैब्रियल पीछे से आकर उसकी कमर थाम लिया। हम कब घूमने जाएंगे? कल। आज तुम्हें आराम करना चाहिए और मुझे कंस्ट्रक्शन साइट जाकर काम देखना है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? उसने मुड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। नहीं, साइट तुम्हारे लिए खतरनाक है। एंजल, हम इटली में रहते हैं, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक, लेकिन यहाँ पेरिस आकर तुम ज्यादा एक्साइटेड हो। हाँ, क्योंकि ये पेरिस है। मैंने हमेशा से सपना देखा था यहाँ आने का और सब कुछ देखने का। मैं तुम्हें सब दिखाऊंगा, लेकिन आज नहीं। तुम जाकर लेट जाओ और जब मैं लौटूंगा तो हम रूम सर्विस मंगवाएंगे और एक शांत सी रात बिताएंगे। वो चाहता तो उसे अपने साथ ले जाता, लेकिन उसकी हालत देखते हुए उसे कहीं चोट लगने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने जीन्स और टी शर्ट पहनी, उसके माथे पर किस किया और वादा किया कि जल्द लौट आएगा। साइट पर पहुंचते ही उसे हार्ड हैट दिया गया और वो सीधे ट्रेलर में बने छोटे से ऑफिस में चला गया। उसे वहां प्लान्स देखने थे और सुपरवाइजर से बात करनी थी, लेकिन जैसे ही अंदर गया वो वहीं थी, जॉर्जिया कोस्तांजो, वो दूसरी औरत जिसने कभी उसे रोमांचित किया था। जॉर्जिया बेहद खूबसूरत, सेक्सी, घने काले बाल, ऐसा बदन जिसके लिए मर्दों के बीच जंग छिड़ सकती थी। बिस्तर पर वो किसी जंगली बिल्ली की तरह थी। उसे भी वाइल्ड सेक्स पसंद था, बिल्कुल कबीर की तरह, लेकिन उसके साथ ही वो सख्त और बेरहम भी थी। कबीर जितनी ठंडी और निर्दयी हो सकता था, उतनी ही वो भी। कबीर उसकी सांसें थमी हुई सी लगीं जब उसने हार्ड हैट उतार कर उसकी तरफ देखा। सालों हो गए तुम्हें देखे, तुम अब भी बहुत अच्छे लग रहे हो, उसने अपनी उंगली अपने टॉप के गले पर फेरते हुए कहा, जो मुश्किल से ही उसके भारी सीने को ढक पा रहा था। जॉर्जिया ने नजदीक आकर कमर पे हाथ रख दिया। कबीर ने व्यावसायिक अंदाज अपनाया। धन्यवाद, मैं यहाँ योजनाओं की समीक्षा करने आया हूँ। यह काम पहली श्रेणी का होना चाहिए, सस्ते माल का इस्तेमाल नहीं चलेगा। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ कि सब सही होगा। काम के बाद कहीं निजी जगह चलते हैं और पुरानी बातें याद कर लें, उसने फुसफुसा कर कहा और उसे बाहों में लेने का इशारा किया। कबीर ने ठंडी आवाज में अपने रिंग फिंगर दिखाते हुए कहा, माफ करना, मैं अब मैरिड हूँ। उसकी चुनौती भरी सी हंसी थी। वो गोरी सी लड़की जिसे तुमने लिया है, क्या वो तुम्हें संतुष्ट कर पाएगी? जॉर्जिया ने तंज कसा। कबीर की आंखें संकुचित हुईं और आक्रोश झलक उठा। अगर तुम पेशेवर न रह सको तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को रख दूंगा, जॉर्जिया ने शरारती अंदाज में कहा। ठीक है कबीर, पर अगर मन बदलो तो फोन कर लेना। दोनों ने मेहनत से प्लान देखे। कबीर प्रभावित भी हुआ और उसने काम की तारीफ की, पर उसने जोर दिया कि उसे होटल लौटना है। उसकी दुल्हन इंतजार कर रही थी। वह होटल पहुंचा और समायरा नहीं मिली।
थोड़ी देर बाद उसने किचन में देखा कि वह शेफ के साथ हंसते हुए कुछ बना रही थी। कबीर का गुस्सा भड़क उठा। वो तो कह चुके थे कि वह आराम करे। उसने अचानक उसकी बाजू पकड़ ली। यहाँ क्या कर रही हो? उसने तेज आवाज में कहा। समायरा हैरान हुई। मुंबई, मैं बोर हो रही थी। शेफ ने एप्पल क्रम्बल बनाना सिखाया। कबीर ने कड़ा स्वर निकाला। तुम मेरे साथ रहकर चैन से क्यों नहीं रहती? मैं तुमसे कहता हूँ रेस्ट करो। समायरा फट पड़ी। मुझे कर्मचारी समझना बंद करो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। उसने उसे थप्पड़ भी मार दिया। गुस्से में कबीर ने उसने कहा, तुम एक अरबपति की पत्नी हो। तुम्हें अपने आप को उसी दर्जे का बरतना चाहिए। मैं नहीं चाहूंगा कि तुम रसोई में काम कर सको। समायरा ने तुनकते हुए कहा, मैं अपनी मर्जी से जाऊंगी। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि अब तुम्हें सेक्स मिलेगा तो ऐसा नहीं होने वाला। कबीर ने एक अजीब आनंद से कहा, तुम गुस्से में बहुत सेक्सी लगती हो। आओ यहाँ। उसने अपनी बेल्ट खोलने की मुद्रा ली। नहीं, समायरा ने डटकर कहा और साइड सोफे की तरफ भागी। वो एक तकिया उठाकर उसे फेंकने लगी। दूर रहो तुम दरिंदा। वह भागती रही और कबीर भी उसके पीछे पीछे गोल चक्कर लगाने लगा। उनका खेल कुछ पल के लिए नाराजगी से बदलकर हंसी ठिठोली बन गया। समायरा के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। कबीर छलांग लगाने की कोशिश में घुटना छू गया और वो बैठकर कराह पड़ा। समायरा दौड़कर उसके पास गई। तभी कबीर ने उसे झपट्टा किया और सोफे पर पटक दिया। समायरा ने मुश्किल से सांस ली। फिर उसके होठों पे कबीर का चुंबन आ गया। उसने बाहें बंद कर लीं। दो विरोधी भाव, गुस्सा और चाहत एक साथ खेल रहे थे। अब जब तुम मिल गई हो, कबीर ने फुसफुसाया, बताओ अब क्या करोगी? समायरा ने आंखें बंद कर दी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम जानते ही हो। बाद में जब दोनों बिस्तर पर लेटे हुए थे तो समायरा उसके और भी करीब आज से मिटी। आज साइट पर कैसा रहा? उसने धीरे से पूछा। बहुत अच्छा, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। और सुनो, सुबह जो हुआ उसके लिए माफी। बेशक तुम जहां चाहो जा सकती हो, जो चाहो कर सकती हो। बस जब मैं लौटा और तुम नहीं मिली तो घबरा गया था। तुम्हें यहाँ का रास्ता भी ठीक से नहीं आता। कहीं गुम हो जाती तो अगली बार बस एक नोट छोड़ देना। ठीक है, रख दूंगी। वैसे मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का ऑर्डर करोगे? अगले कुछ दिनों तक कबीर उसे घुमाने ले गया। साइट सीइंग, म्यूजिकल्स और फिर शॉपिंग भी करवाई। 6 दिन बाद जब वो शॉवर ले रहा था तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। समायरा ने दरवाजा खोला। सामने खड़ी महिला बेहद खूबसूरत थी, जैसे कोई मॉडल हो, हाथ में एक फाइल लिए। मैं मदद कर सकती हूँ? समायरा ने पूछा। आप मिसेस कपूर होंगी। मैं जॉर्जिया कोस्टांजो हूँ। आपके पति के लिए ये फाइल छोड़ने आई हूँ। ये वही नए होटल के रिवाइज्ड फिगर्स हैं जिन पर हमने काम किया था। वो शॉवर में हैं। प्लीज अंदर आ जाइए, ज्यादा देर नहीं लगेगी। धन्यवाद। जॉर्जिया मुस्कुराते हुए भीतर आई और सोफे पर बैठ गई। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप और आपके हस्बैंड की मुलाकात कहाँ हुई थी? वैसे आप कबीर के लिए क्या काम करती हैं? मैं उस कंस्ट्रक्शन साइट की सुपरवाइजर हूँ जहाँ नया होटल बन रहा है, मिसेस कपूर। मुझे समायरा कहिए और मैं आपको जॉर्जिया कह सकती हूँ। समायरा ने हंसते हुए पूछा। ये जॉब किसी महिला के लिए थोड़ी अनोखी नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते हैं, मगर मैं मानती हूँ कि महिलाएं वही सब कर सकती हैं जो पुरुष करते हैं। अब हमें सिर्फ पति की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली हाउसवाइफ बनने की जरूरत नहीं है ना? समायरा मुस्कुराई। मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि हाउसवाइफ बनने का चुनाव भी महिलाओं का हक है। मुझे शादीशुदा होना अच्छा लगता है और मैं माँ बनने के लिए भी उत्साहित हूँ। जॉर्जिया की नजर उसके पेट पर चली गई। क्या आप प्रेग्नेंट हैं? मुस्कुराते हुए समायरा ने पेट पर हाथ फेरा। हाँ, 3 महीने होने वाले हैं। फिर उसने जॉर्जिया के चेहरे पर अजीब सा बदलाव देख पूछा, सब ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बधाई हो, आप दोनों बहुत खुश होंगे। हम हैं, कम से कम मैं तो हूँ। जॉर्जिया की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसे कुछ दिलचस्प जानकारी मिल गई हो। शायद उसने मजबूरी में शादी की होगी, उसने सोचा। आपके पति को बच्चा होने से खुशी नहीं है? उसने सीधे पूछा। समायरा ने गला साफ किया। एहसास हुआ कि उसने किसी अनजान औरत से बहुत कुछ कह दिया। कबीर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वो आसानी से अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाता।
चाय पिएंगी? जरूर। ठीक है, मैं बनाती हूँ। समायरा किचन में चली गई। तभी कबीर शॉवर से बाहर आया, पैंट पहने हुए, हाथ में शर्ट। जैसे ही उसने लिविंग रूम में जॉर्जिया को देखा, ठिठक गया। वो सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठी थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। कबीर ने गुस्से से आंखें तरेरी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय लवर, तुमने ही फाइल मांगी थी, वही देने आई हूँ। वैसे समायरा बहुत स्वीट है, और हाँ, सुना है तुम डैडी बनने वाले हो। यहाँ से निकलो, कबीर गरजा। जॉर्जिया हंस दी। डार्लिंग, सिर्फ इसलिए कि तुमने उसे प्रेग्नेंट कर दिया, तुम्हें उससे शादी करने की जरूरत नहीं थी। लगता है तुमने उसे हमारे बारे में बताया भी नहीं। इसी बीच समायरा चाय लेकर लौट आई। कबीर, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैंने सबके लिए चाय बनाई है। मिस जॉर्जिया नहीं रुक सकती, कबीर ने ठंडी आवाज में कहा। फिर जॉर्जिया की ओर मुड़ा। है ना? जॉर्जिया उठी, समायरा की ओर देखकर मुस्कुराई। मुझे याद आया, एक और अपॉइंटमेंट है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, उम्मीद है फिर मिलेंगे, कुछ बातें शेयर करने के लिए। समायरा ने भौहें चढ़ाई, समझ नहीं पाई कि उसका मतलब क्या है। मैं इन्हें लिफ्ट तक छोड़ देता हूँ, कबीर ने कहा और दरवाजा खोल दिया। अब सवाल ये है, क्या जॉर्जिया वाकई कबीर और समायरा की जिंदगी में तूफान लाने वाली है?